तो बहरहाल ये तो सोशल मीडिया का है। आनंद कुमार जी ने इस पर कर दिया है कि 7 अक्टूबर 2001 को सीएम बन गए, 7 तारीख 6 और 7 योग है, मतगणना हो जाएगी और फिर 7 आरसीआर में पहुंच जाएंगे। लेकिन मुकेश नायक जी भी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। मुकेश नायक जी, चुनौती क्या है 2014 की आप लोग के सामने? कांग्रेस या यूपीए को बचाना, या जिसका जिक्र अली अनवर जी कर रहे हैं या दूसरे राजनीतिक दल जो मोदी को लेकर जिक्र कर रहे हैं, वो है क्या है आप लोग के सामने चुनौती बड़ी? देखिए, सबसे बड़ी इस देश के सामने चुनौती है कि देश के भिन्न भिन्न समुदायों में इस देश में सामंजस्य हो, मिलजुल कर काम करने का वातावरण हो, और जो कैरियर कॉन्शियस नौजवान पीढ़ी है उसके लिए काम करने का, रोजगार का उचित वातावरण देश में हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं मोदी जी, भारत के इतिहास में कभी इतना विवादास्पद उम्मीदवार, इतना हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कभी नहीं रहा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी चौरसिया जी बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनसे 2 प्रश्न करना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो ये कि अगर जो प्रधानमंत्री इस देश का बने वो सहिष्णु, उदार और समान दृष्टि से देश को देखने वाला हो, उसकी समावेशी दृष्टि हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले जितने भी चुनाव गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में हुए, एक भी माइनॉरिटी के व्यक्ति को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? दूसरा प्रश्न मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक बच्चों के लिए उनके वजीफे आते हैं, स्कॉलरशिप आती है, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनकी पाठ्य पुस्तकों के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार से दी जाने वाली ये राशि मोदी जी अल्पसंख्यक बच्चों को देते नहीं है। इतनी कठोरता जिस व्यक्ति के हृदय में हो, मैं पूछना चाहता हूं बच्चों ने क्या बिगाड़ा? दूसरी बात, ये नहीं, हम लोग जवाब ले लेते हैं। एक मिनट मुकेश नायक जी, चौरसिया जी, आपने सुना, 2 सवाल बड़े साफ हैं। मुस्लिमों को टिकट भी नहीं देते हैं, सहिष्णु उदार बिल्कुल नहीं है, वजीफे के पैसे नहीं देते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को। ये कठोरता है मोदी में। गुजरात का जिक्र हो रहा है, जवाब चाहिए। बात बहुत हंसी आती है मुकेश नायक जी जब बोल रहे थे, तो हंसी क्या तरस भी इनकी पार्टी पर आती है। जिन लोगों ने 56 साल राज करके मुस्लिम और दलितों को इस हाल में रखा, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। किसने आपको रोका था कि उनका विकास मत करो? किसने आपको कहा था कि उनको भिखमंगा बनाए रहो, हमेशा कटोरा लेके मांगते रहे, उनको वोट बैंक बनाए रहो? किसने बोला था? अरे आप तो मुकेश जी, मैं भाषण नहीं देता हूं। आप जो बड़ी बड़ी आपने ये इमेज बनाई है ना मोदी जी की, हमने नहीं बनाई है, देश की जनता ने नहीं बनाई है। आपका कंफ्यूज, आपका ये भी भ्रम टूट जाएगा। सुन लीजिए, आप ही का जवाब देता हूं। स्कॉलरशिप अरे भैया सुन लो ना, आप ही का जवाब दे रहा हूं मुकेश जी, आप सुन लीजिए। अभी ये बोल रहे थे हम मुस्लिम को, 4 मुस्लिम हमारे यहाँ से 2 जीतते हैं, इनके यहाँ से 1 मुस्लिम नहीं जीता। अब मुकेश नायक जी, ये सारा जो आप लोगों का कुप्रचार है ना, सबका पोल इस चुनाव में खुल जाएगा। आपके साथ कोई गठबंधन में जाने को तैयार नहीं। आप गठबंधन की बात करते थे, देश की जनता ने पूरा नकार दिया है आपको। आपकी देखिए, गठबंधन पे अभी बात कर लेंगे, पहले मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दे गुजरात की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों चुनाव आता है तो आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं संविधान के खिलाफ? क्यों चुनाव आता है तो जाट रिजर्वेशन की बात करते हैं? उसके पहले कि आप सोए हुए थे 56 साल से। क्यों आता है तो आप गरीबी की बात करते हैं? 56 साल से ये लोग गरीब है, तो उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये छोटी छोटी कहां से कौन से मुद्दे उखाड़ के लाते हैं जिसमें कोई सत्यता तो नहीं है। अरे मोदी जी से आप इतने डर गए हैं, आपको हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट राहुल गांधी को डिक्लेयर कर दें। तो आपके एलिगेशन लगाने से आदमी 37,000 दंगे आपको नहीं दिखते हैं। आपको 2002 में एक दंगे हुए, उसके बाद शांत रहा गुजरात, इसमें आपको क्रेडिट नहीं दिखता है। नुक्कड़ सभा का भाषण देने की बजाय, सभा का भाषण नहीं, आप जवाब दीजिए ना, पूछे आप इसका जवाब दीजिए ना। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, 37,000 दंगे हुए, उसका नाम क्यों नहीं लेते आप? 84 में जेनोसाइड हुआ, उसका नाम क्यों नहीं लेते आप? जो 84 के जेनोसाइड का जवाब दीजिए ना आप। आपको विकास पर बात नहीं करनी है, आपको किसी चीज पर बात नहीं करनी है। अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं दिया? हम ऐसा समाज बनाते चाहते हैं कि जिसमें स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने पैरों पर खड़ा हो। हम ये समाज बनाना चाहते हैं, हम ये विकास करना चाहते हैं। आपके जैसा लोगों को भिखमंगा नहीं बनाना चाहते। विकास की बात कीजिए। 37,000 दंगों का हिसाब देंगे? असम में जो दंगे हुए उसका हिसाब देंगे? आपके पास बोलने को कुछ नहीं है मुकेश जी। देखिए, ये आप बिल्कुल नुक्कड़ सभा की तरह भाषण दे रहे हैं। ये भाषण आप किसी नुक्कड़ सभा में दीजिए। आप राष्ट्रीय चुनाव पर, देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, थोड़ा आप गंभीरता रखिए। आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, थोड़ा शांति से सुनिए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत में जितने भी दंगे हुए,
अपवादों को छोड़कर सारे दंगों में बीजेपी का हाथ था। आप मुझे ये बताइए, विश्व हिंदू परिषद से आपका क्या संबंध है? आप बताइए, बजरंग दल से आपका क्या संबंध है? आप बताइए, आरएसएस से आपका क्या संबंध है? आप बताइए, महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो जूते मारते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी बेवकूफी है, आपकी अनभिज्ञता है। आप नहीं जानते हैं तो हमारे क्या संबंध है? ये पूछने की बात नहीं है। नहीं तो बताइए, दंगे कौन कराता है इस देश में? बाबरी मस्जिद इस देश में किसने गिराई? बाबरी मस्जिद के बाद पूरे देश में जो नरसंहार हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2002 में जो हजारों लोग मारे गए, गुजरात में रक्तपात हुई, हिंसा हुई, उसके लिए कौन इस देश में जिम्मेदार है? बताइए। 84 के लिए कौन जिम्मेवार है मुकेश जी? 84 के लिए कौन जिम्मेवार है? 84 के जो दंगे हुए थे उसमें 424 लोगों को सजा हुई। गुजरात में कितने लोगों को सजा हुई? आज तक आपका एक नेता नहीं पकड़ा गया, कहते हैं सजा हुई। 424 लोगों को सजा हुई। सारे लोगों के केस न्यायालय में चल रहे हैं। सबके केस न्यायालय में चल रहे हैं, फिर आप क्यों इसकी चर्चा करते हैं? गुजरात देखिए, हमें लगता है इस बहस का इस तरीके से कोई अंत नहीं है जो जिसका जिक्र हो रहा है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जगदीश टाइटलर को हो सकता है दिल्ली से फिर से चुनाव लड़ाया जाए, इसका भी ऐलान शायद हो सकता है। लेकिन अनूप, हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। यूपी की 80 सीट बड़ी मायने रखती है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, और यूपी के भीतर जब जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है तो भीड़ के भीतर उत्साह हो या मोदी के आते ही विवाद की शुरुआत हो, इन सब के बीच मुलायम की स्ट्रेटजी वहां पर अब क्या है? किस रूप में वो देख रहे हैं? ना तो कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी से दूर है, मायावती से, एक तरह से चौकोनिया मुकाबला बड़ा साफ है।